हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 32 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक बात और दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियोस कम समय तक देखते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज लगाने का यही मतलब होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक टॉपिक को पूरा करवाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर वीडियोस को आधा मिस करेंगे तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके उस टॉपिक से छूट जाएंगे, जिसका दोस्तों आप लोगों की समस्या दोस्तों एग्जाम में होगी। वहां से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों आप एक एक टॉपिक को कवर करते हो, क्वेश्चंस को पूरा यानी वीडियोस को पूरा दोस्तों देखने की कोशिश करें, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 32 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ए नंबर है समशीतोष्ण जलवायु, बी है भूमध्य सागरीय जलवायु, सी नंबर है उष्णकटिबंधीय जलवायु और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नान ऑफ दिस। तो दोस्तों थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों तुरंत आपको आंसर मिल जाएंगे। ए नंबर है समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण कहने से दोस्तों इसका अर्थ निकलता है जहाँ पे दोस्तों मानसून यानी दोस्तों जलवायु की समानता हो, समशीतोष्ण हो। तो हमारा दोस्तों हमारे देश में आप लोग जानते हैं कि निश्चित समय पे वर्षा भी होती है, निश्चित समय पे गर्मी भी पड़ती है और निश्चित समय पे शीत ऋतु भी होती है। तो यहाँ दोस्तों समशीतोष्ण दोस्तों जलवायु प्रदेश नहीं है, तो हमारे ये हट जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। बी है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु की दोस्तों विशेषता है कि यहाँ पे वर्षा शीत ऋतु में होती है। कब? शीत ऋतु में। तो बी भी हट जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की विशेषता होती है दोस्तों जहाँ पे वर्षा लगभग दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में हो और मानसूनी जलवायु हो, यानी समय पे शीत ऋतु पड़े, समय पे गर्मी ऋतु पड़े और समय पर दोस्तों वर्षा ऋतु आए। तो दोस्तों हमारे यहाँ कैसा है, समय पे गर्मी भी होती है, समय पे ठंडी भी होती है और एक निश्चित समय पे बरसात होती है। तो भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध में। और कौन सी जलवायु है दोस्तों? यहाँ पे मानसूनी जलवायु है। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कम आते हुए भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएं तो आपके दोस्तों निश्चित ही आंसर मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। सबसे पहले जान ले दोस्तों कि अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो उसे उपसौर कहते हैं। ये भी विकल्प में पूछ लिया जाता है। अब हमें बताना है कब। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी यानी अपसौर 4 जुलाई को होती है, और अगर दोस्तों न्यूनतम दूरी उपसौर की बात करें तो हमारा आंसर होता है 3 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश हम लोगों को बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। यह है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है थाईलैंड और डी नंबर है मलेशिया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। वहीं अगर दोस्तों हम लोग कृत्रिम रबड़ की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन, एक प्राकृतिक रबड़ एक कृत्रिम रबड़। प्राकृतिक रबड़ का इंडोनेशिया और कृत्रिम रबड़ का यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का हमें सर प्रमुख कारण बताना है। ए है परंपरागत कृषि व्यवस्था, बी है देश की विशाल जनसंख्या, सी है उद्योगों का अल्प विकास और डी है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ देश। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए दोस्तों तो आप पाएंगे कि भारत में अब भी दोस्तों परंपरागत कृषि व्यवस्था है, परंपरागत रूप से दोस्तों यहाँ कृषि की जाती है। तो ये मेन फैक्टर हो गया। बी दोस्तों देश की विशाल जनसंख्या भी है, बी भी हमारा हो जाएगा। सी दोस्तों उद्योगों का अल्प विकास, अभी दोस्तों यहाँ द्वितीय क्षेत्र में यानी निर्माण और विनिर्माण में दोस्तों अभी उतना विकास हमारे देश में नहीं हो पाया है। तो दोस्तों सी भी हमारा आंसर बनेगा। और तीनों हो गए दोस्तों, तो सही आंसर आएगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, ये हमें बताना दोस्तों। 3 क्षेत्र होते हैं, आप लोग पढ़ते चले गए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों कृषि आता है, वन आता है, उसके बाद दोस्तों खनन उत्खनन आता है और मत्स्यिकी आता है, यानी कृषि वानिकी मत्स्यिकी ये सारे दोस्तों और खनन उत्खनन सब दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में दोस्तों
जैसे सेवाएं आती हैं, बैंकिंग आप ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, जो कारपोरेट सेक्टर पूरा ले सकते हैं, ये सब दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आते हैं, सेवाओं में आते हैं। तो यह हमारा आंसर होगा दोस्तों, कृषि भी है, वन भी है, उत्खनन भी है, तो निश्चित विकल्प होगा दोस्तों हमारा सही विकल्प विकल्प नंबर डी। या सभी दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करेंगे बात करेंगे भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई। तो पूर्व पश्चिम की लंबाई है दोस्तों 2903 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, भारत के पूर्व और पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। फिर उत्तर दक्षिण की बात करें दोस्तों तो 3214 किलोमीटर, यानी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण 29, 33, 32, 14 ऐसे दोस्तों अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब बचता है दोस्तों स्थल सीमा की लंबाई, जल सीमा की लंबाई, और दोस्तों एक जल के मुख्य क्षेत्र की पूछा जाता है, एक दोस्तों पूरा आपके द्वीप सहित पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों स्थल सीमा की लंबाई है जो कि हमारा क्वेश्चन है 15,200 किलोमीटर, ये हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद दोस्तों भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों सहित भारत के दोस्तों तटीय क्षेत्र की लंबाई पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, हमारा आंसर आएगा 1956 में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें बताना दोस्तों, नहीं बताने हैं, यानी असत्य कथन का चयन करना है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है। ए नंबर है राजा राम मोहन राय जिसके सामने ब्रह्म समाज दिया गया है। बी नंबर है स्वामी विवेकानंद जिसके सामने रामकृष्ण मिशन दिया गया है। सी नंबर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिसके सामने स्वतंत्र पार्टी दिया गया। और डी नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती जिसके सामने स्वराज पार्टी दिया गया। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय दोस्तों इन्होंने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे सही है, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा, हमें असत्य कथन का दोस्तों चयन करना है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में, ये भी ध्यान दीजिएगा 1828 ईस्वी में। बी है दोस्तों स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। और इस मिशन का दोस्तों नाम रामकृष्ण उनके जो गुरु थे परमहंस के नाम पर रखा गया था। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारा सी नंबर है दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। किसने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अब बचा दोस्तों तीनों सही हो गया, तो गलत हमारा आएगा विकल्प नंबर डी, जो कि हमारा आंसर भी बनेगा, क्योंकि हमें असत्य कथन का चयन करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने की थी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में बंबई में। कहाँ पे, बंबई में। और ये जो दोस्तों स्वराज पार्टी दिया गया है इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे भी दोस्तों विकल्प दिए जाएंगे आप लोग आंसर कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था, ये हमें बताना दोस्तों। सबसे पहले आप ये लोग जान लीजिए, आप लोग ये जान लीजिए कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, बार बार ये भी पूछा जाता है। तो 1921 में। अब दोस्तों यहाँ से दो विकल्प दिए जाते हैं, एक केरल दिया जाता है, एक मालाबार तट दिया जाता है। तो दोस्तों अगर मालाबार तट दिया जाता है तो भी आप आंसर उसको करेंगे, और मालाबार तट नहीं दिया जाता है तो आपके विकल्प में दिया जाएगा केरल, यानी विकल्प नंबर ये तब आपका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुएज नहर जोड़ती है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। सुएज नहर और एक पनामा नहर। पनामा नहर दोस्तों दो महासागरों को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। वह दोस्तों सुएज नहर दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि यहाँ निजी दोस्तों क्षेत्रों के साथ साथ या सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी सह अस्तित्व है। सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी सह अस्तित्व है। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर पब्लिक भी दोस्तों चीजें हैं,
चाहे वो दोस्तों हॉस्पिटल्स हो या दोस्तों अस्पताल, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो या दोस्तों कारखाने हो, पब्लिक भी हैं और प्राइवेट भी हैं, यानी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है और भारत भी दोस्तों एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। अब इसमें शामिल क्या क्या होता है दोस्तों, तो जीवन जीने की आशा यानी जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की आशा दोस्तों निकाला जाता है, हर देश का निकाला जाता है, भारत का भी निकाला जाता है, 65-62 ऐसे आता है। उसके बाद साक्षरता दर आप लोग जानते ही हैं, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, तो ये सभी शामिल होते हैं दोस्तों HDI यानी मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है। यहाँ से दोस्तों 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसका प्रमुख उत्पादक देश है, तो हमारा आंसर आएगा काफी। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है, फजेंडा बार बार पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम सेंटोस बंदरगाह है। ये दोस्तों कहवा बंदरगाह या काफ़ी बंदरगाह या कहवा या काफ़ी निर्यात बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो ब्राज़ील में स्थित है, बार बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों तीनों क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, तो उनमें से दोस्तों हम लोग सभी को रिवीजन करेंगे ताकि क्वेश्चन से हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं दोस्तों, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, ए नंबर विकल्प। ये दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति व मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति व मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, 2 समिति, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर विकल्प है। ये दोस्तों संघ संविधान समिति वह संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति, ये 2 समिति के भी अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आप लोग जानते हैं निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे या कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया। यहाँ से हम कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वंदे मातरम है, ये राष्ट्रगीत है, एक राष्ट्रगान है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। और वंदे मातरम को किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वह राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये दोनों दोस्तों संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम व रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान। उसके बाद और बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा दोस्तों जो हमारा राष्ट्र ध्वज है यानी कि तिरंगा, उसको दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा बचता है दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग और एक अशोक चिन्ह, आप लोग दोनों के बारे में जानते होंगे दोस्तों। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने, आप लोग पढ़ते चले आए हैं दोस्तों, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। कब, 26 जनवरी 1950 को। ये हो गया दोस्तों 24 जनवरी 1950 जो हमारा आंसर था दोस्तों। एक हम लोगों ने राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा के बारे में बात की 22 जुलाई 1947। एक है दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत पर जो आधारित है, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा गया हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो शक संवत पर, और उसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चंस कम सही होते हैं तो टेस्ट सीरीज का रिवीजन आप ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।